दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 3 जून 2020 और आज के हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ, इसी को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है, का 125वां वार्षिक सत्र हो रहा था। उसी का इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन भाषण दिया। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उद्घाटन भाषण किसने दिया, हमारे लिए ये CII इम्पॉर्टेंट हो जाता। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो आइए समझ लेते हैं। तो 2020 की जो थीम रखी गई वो थीम क्या थी? तो नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन आजीविका मिशन। तो ये थीम याद रखिएगा, नए विश्व के लिए भारत निर्माण, जीवन आजीविका विकास, या CII की थीम रखी गई है। हमने बात किया CII फुल फॉर्म इसकी क्या है? कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नाम से इसे जाना जाता। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1895 में हुई थी। तो इसके 125वां जो सत्र का वार्षिक सत्र का उद्घाटन भाषण अभी PM मोदी जी के द्वारा दिया गया है। अगर हम बात करें CII की, तो यह नॉन गवर्नमेंटल यानी गैर सरकारी ट्रेड एसोसिएशन है। नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है यानी गैर सरकारी व्यापार संगठन है। इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता। इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली है। स्थापना 1895। स्थापना कब हुई? 1895। और यह एक प्रकार का नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है। अब वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? विक्रम किर्लोस्कर। यहाँ आपका ये छूट गया, ऊपर लगा लीजिएगा। विक्रम किर्लोस्कर हैं। और यह ध्यान दीजिएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट यानी CII का उद्देश्य कोई व्यापार लाभ कमाना नहीं, बल्कि यह गैर लाभकारी संस्था है। और यह इंडस्ट्री लेड व इंडस्ट्री मैनेज ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी उद्योग हैं उनका नेतृत्व करता है और उद्योगों का प्रबंध करने वाली संस्था के रूप में इसे जाना जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए CII के बारे में। अगला देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा कई प्रकार की पहले की गई और कुछ प्री मेंस व इंटरव्यू के पॉइंट व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ध्यान दीजिएगा, अभी जो चर्चा हो रही इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन कहा गया या मेक इन इंडिया, जिसे 24 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया का एक पार्ट है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन। तो पूछा जा सकता इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का संवर्धन किसका पार्ट है? तो मेक इन इंडिया का पार्ट है। इसके अलावा बहुत सारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अन्य कई प्रकार की पॉलिसीज़, कई प्रकार की स्कीम चल रही हैं, जिसका हम देखने वाले हैं। तो जब भी आपको इस क्षेत्र से कोई क्वेश्चन डील करना हो तो इन स्कीम का ज़रूर भी आप चर्चा कीजिए। पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 लाई गई, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019। दूसरा है संशोधित विशेष प्रोत्साहन स्कीम या इसी को SIPS कहा जाता, यानी मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव स्कीम के नाम से जाना जाता। तो ये दूसरी हो गई संशोधित विशेष प्रोत्साहन स्कीम।
तो ये भी इसी क्षेत्र में है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक्स विकास फंड। ये चार का चर्चा जब भी मैं इसमें क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर कीजिएगा, और प्रत्येक स्कीम आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो प्रत्येक के बारे में आप जानिए। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019, अगला संशोधित विशेष प्रोत्साहन स्कीम EM-6 कहा जाता। अगला इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड इत्यादि का यानी क्या किया गया, विकास किया गया। और इनका प्रभाव यह रहा कि भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी उछाल देखा गया। जब 2014 में NDA सरकार आई थी तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन कितना था, 29 बिलियन US$ का था, लेकिन 2019 तक आते आते इनमें काफ़ी उछाल आया और 70 बिलियन US$ हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। 2014 में कितना था, 29 बिलियन US$ था, यानी लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ये 2.5 गुना के आसपास हो गया है। तो 2014 में 29 बिलियन US$ था और 2019 में 70 बिलियन US$ हो गया है। अगर हम बात करें मोबाइल फैक्ट्रीज़ की तो 2014 में केवल 2 मोबाइल फैक्ट्रीज़ थी, लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश बन गया। तो क्वेश्चन आपका अगर ये पूछा जाए विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन है, तब आंसर आपका हो जाएगा भारत। ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन है, तो आप कहोगे भारत, भारत कहोगे। आगे देख लेते हैं 2018-19 में मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन कितने आपके हुआ है, तो ये आपका 29 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गया। 29 करोड़ 2018-19 में कितने, तो ये 29 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गया, जो कि अगर इसका हम लागत देखें, लागत का मतलब हुआ टोटल अर्निंग कितनी होगी, तो 1.7 लाख करोड़, 1.7 लाख करोड़ 2014 में, जबकि कितना था, 6 करोड़ था। तो इनमें भी काफ़ी आपका अंतर देखा गया। तो ध्यान दीजिएगा, 2014 में 6 करोड़ इकाइयाँ थी, जबकि 2018-19 में कितना हो गया, 29 करोड़ इकाइयाँ हो गई, जिनकी यानी मूल्य कितना है, 1.70 लाख करोड़ का लागत इसमें मूल्य, इससे फ़ायदा होने वाला है। अगला हम देखें 2014-15 में इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात की बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात कितना था और अब कितना हो गया, तो ये दो डेटा ज़रूर याद रखिएगा। 38,263 यानी 38,263 याद रखिएगा, 38,263 करोड़ था। वहीं 2018-19 में यह इंक्रीज हो करके निर्यात जो हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का वो 61,998 करोड़ हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 2012 में कंपेयर किया गया तो 2012 में भारत की भागीदारी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन में मात्र 1.3% थी, जबकि 2018 तक आते आते यह कितना हो गई, 3% वैश्विक भागीदारी कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन में भारत का हो गया है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरे न्यूज़ की ओर चलते हैं। तो दूसरा न्यूज़ था बागवानी फसलों के लिए 2019-20 का दूसरा अग्रिम अनुमान यानी दर्शा दिया गया है। तो जान लेते हैं कितना होने वाला है। तो इस प्रकार बागवानी में कितना आपका रकबा आता है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, और 2019-20 में कितना रहने वाला है और कितना प्रोडक्शन होने वाला। तो अगर रकबे की बात करें तो 25.43 मिलियन हेक्टेयर, ध्यान दीजिएगा 25.43 मिलियन हेक्टेयर 2018-19 में बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र था, जबकि
2019-20 में यह ज़्यादा रहने वाला है, 25.66 रहने वाला। तो 25-25 कॉमन है, पॉइंट वाला कोरिलेट कर लीजिए। 11 चौको 44 होता है, ये कम कर दो, और 11 छक्का 66 यानी 4 6, ये 11 का टेबल में 44 करोगे तो 11 चौक 44, एक कम यानी 25.43, और इसका 25 यानी 6, 11 छक्का 66 तो 25.66 आपका मिलियन हेक्टेयर रहने वाला। ऐसे लॉजिक लगा के आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कितना रहा, तो 310.74 मिलियन टन उत्पादन बागवानी से 2018 में रहा है, 2018-19 में रहा। जबकि 2019-20 की बात करें तो ये 19-20 आ रहा तो 320.48 मिलियन टन रहने वाला है, मिलियन टन रहने वाला। तो दो आपके क्लियर हो गए होंगे, यानी रकबा कितना 25.43 यानी क्या मिलियन हेक्टेयर 2018-19 में, जबकि 19-20 में 25.66 मिलियन हेक्टेयर रहा है। उत्पादन 310.74 क्या मिलियन टन, जबकि 2019-20 में कितना अनुमान है, तो 320.48 मिलियन टन का अनुमान है। अगर बात करें पिछले साल से कंपेयर करें तो बागवानी उत्पादन इस साल 2019-20 में कितना ज़्यादा रहने वाला, 3.13% का, यानी ज़्यादा रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और इसमें बताया गया फल फूल सब्जी और सुगंधित एवं औषधि यानी एरोमेटिक एवं मेडिसिन वाले होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनमें वृद्धि देखी गई है। कमी किसमें देखी गई, तो बागवानी फसल व मसाला के प्रोडक्शन में कमी व्यक्त की गई है। अब हम कुछ अन्य फैक्ट फिगर की बात करें, फलों का प्रोडक्शन कितना रहा है, तो फलों का प्रोडक्शन 2000 यानी 18-19 में 97.97 यानी 97.97 क्या रहा है, मिलियन टन रहा। जबकि 2019-20 में यह कितना रहने वाला, तो यह हमने ये 9 हटा दीजिए, ये वाला बाकी आपका डबल 9 कर दीजिए 9 आगे, तो आपका नहीं हो जाएगा 99.07 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो डेटा बिल्कुल याद हो गया होगा। फलों का उत्पादन कितना, तो आप कहोगे 2018-19 में कितना रहा, तो 97.97 मिलियन टन रहा। जबकि 2019-20 में कितना अनुमान व्यक्त किया गया है, तो 99.07 मिलियन टन का यानी अनुमान व्यक्त किया गया। और इसमें कहा गया केला, सेब, खट्टे फल, तरबूज इत्यादि का प्रोडक्शन में वृद्धि रहने वाली है। और यही रीज़न है कि अब पिछले साल की तुलना में इस साल प्रोडक्शन फलों का ज़्यादा होगा। तो केला, सेब, तरबूज, खट्टे फलों का प्रोडक्शन इस बार ज़्यादा होगा। अगर सब्जी की बात करें, सब्जी का प्रोडक्शन कितना पिछले साल था और इस साल कितना रहने वाला, तो ध्यान दीजिएगा कितना 183.17 183.17 मिलियन टन 2018-19 में रहा। जबकि 2019-20 में ये कितना, तो 191.77 मिलियन टन रहने वाला। आप जब इसको डेटा को ध्यान में रखिए तो एक बार सोचिए कितना कितना का गैप है, तो आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका 2018-19 वाला ये आपका बिल्कुल फाइनल डेटा है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। जब भी मैं इसका आंसर लिख रहे हो तो वहाँ पर ये डेटा बता सकते हो कितना रहा है। तो 2018-19 में सब्जी का प्रोडक्शन कितना रहा है, तो 183 और 91 में कितना गैप है, तो आप गैप निकाल लीजिए और आपका 8 लगभग 8 आपको ऐड करना है। तो 8 3 11 तो 183 एक याद रखिए 8 का गैप है, अपने आप याद हो जाएगा। तो 183 में ऐड करोगे 191, बाकी इसमें आपका 7 है, 1 का फिर 7 हो गया, तो ये आपका इस प्रकार आपका ये डेटा याद हो जाएगा। तो 2018-19 में 183.17 मिलियन टन सब्जी का प्रोडक्शन रहा। जबकि 2019-20 में
या कितना रहने वाला, तो 191.77 मिलियन टन रहने वाला है। और कहा गया कि प्याज, टमाटर, मटर, आलू, ओकरा इत्यादि के प्रोडक्शन में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। अगला प्याज और टमाटर की बात कर लेते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और इससे आपका बहुत किसी भी प्रकार की सब्ज़ी बनाते हो तो प्याज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, टमाटर का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम पहले प्याज की बात कर लेते हैं। तो प्याज का उत्पादन 2018-19 में कितना रहा और 2019-20 में कितना रहने वाला है, तो 2018-19 में 22.82 मिलियन टन था। तो 22 है तो 22 चौक 88 होता है और 88 से आप 6 घटा दीजिए तो आपका 82 आ जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 82.82 मिलियन टन था। जबकि 2019-20 में 26.74 मिलियन टन रहने वाला है। प्याज का प्रोडक्शन पूछा जाए तो 2018-19 में 22.82 मिलियन टन रहने वाला है। 22.82 मिलियन टन, जबकि रहा है 22.82 मिलियन टन 2018-19 में प्रोडक्शन प्याज का था, जबकि 2019-20 में 26.74 यहाँ 4 का गया पेन के बीच, तो 26.74 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अगर हम बात टमाटर की करें तो टमाटर का प्रोडक्शन कितना, तो ध्यान दीजिएगा 2018-19 में कितना था, 19.01 मिलियन टन था टमाटर, 19.01 मिलियन टन था, जबकि 2019-20 में 20.57 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। तो 2018-19 में कितना था, 19.01 मिलियन टन था, जबकि 2019-20 में या 20.57 मिलियन टन रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो इस प्रकार कुछ आपके यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल सकते हैं। आगे आइए, उगते सूरज की भूमि जानते हो कि भारत में किस राज्य को कहा जाता, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो उगते सूरज की भूमि ने मार्च 2023, ये ध्यान रखिएगा ये डेट, मार्च 2023 तक अपने सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन यानी 100% नल कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति प्रदान करने की योजना बनाई है और इसे जल जीवन मिशन के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। और ये जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था। और इसका कहा गया था उद्देश्य जल जीवन मिशन का क्या है, तो 2024 तक, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपके पीसीएस में इस बार पूछे गए थे। 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक का मतलब फंक्शनल जो चल रहा हो, केवल ऐसे लगा नहीं होना चाहिए, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। तो कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या रखा गया, हर ग्रामीण परिवार को 55 लीटर, कितना 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी क्या होना चाहिए, जल उसे उपलब्ध होना चाहिए, ताकि ग्रामीणों के जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अगला देख लेते हैं क्या इम्पॉर्टेंट था, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अभी एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इसी को क्या कहा जाता, बिमाल जुल्का कमेटी के द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई। तो ये रिपोर्ट के बारे में समझ लेते। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, हाल ही में बिमल जुल्का कमेटी के द्वारा, समिति के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई वह किससे संबंधित है और क्या रिकमेंडेशन या सिफारिशें इस कमेटी के द्वारा की गई, तो हम समझ लेते हैं। तो द एक्सपर्ट कमेटी ऑन
रेशनलाइजेशन क्लोजर मर्जर ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट। जो भारत में फिल्म मीडिया यूनिट है, इनका युक्तिकरण कैसे किया जाए, इनका समापन करना हो, क्लोज करना हो तो कैसे, मर्जर दो यूनिट आपस में मिल रही हैं फिल्म मीडिया यूनिट, तो उनको संबंध में यानी एक कमेटी बनी थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिमल जुल्का को बनाया गया था। तो इसी के द्वारा ये रिपोर्ट अभी सौंपी गई है। तो इसी को ये किस लिए था, रेशनलाइजेशन किया जाए, प्रोफेशनलाइजेशन किया जाए, किसका, तो ऐसे संस्थान जो फिल्म एक्टिविटीज़ से संबंधित हैं, तो फिल्म एक्टिविटीज़ से रिलेटेड संस्थाओं का कैसे रेशनलाइजेशन हो व प्रोफेशनलाइजेशन हो, इसी पर विचार करने के लिए बिमल जुल्का एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अभी हाल ही में अपनी क्या रिपोर्ट सौंपी है और कुछ रोड मैप बताए हैं फॉर द डेवलपमेंट के लिए। कौन कौन है उनकी हम बात कर लेते। पहला है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम होना चाहिए। और दूसरा कहा फिल्म डिवीज़न किया जाना चाहिए। तीसरा कहा कि चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया होना चाहिए, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया होना चाहिए। और अगला कहा कि सत्यजीत रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट का गठन किया जाना चाहिए। तो कौन कौन रोड मैप इन्होंने, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फिल्म डिवीज़न, अगला क्या बताया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया होनी चाहिए, सत्यजीत रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट होने चाहिए। इसके अलावा क्या बताया, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल होना चाहिए, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। और अगला पॉइंट बताया नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी होना चाहिए इसके संबंध में। और कहा कि जो कई इकाइयां हैं या कई कैटेगरी हैं, उन सब का कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत है। और कहा कि इनका 4 वर्टिकल्स में ब्रॉड यानी फोर ब्रॉड वर्टिकल्स में इनका कॉन्फ़िगरेशन करके एक अम्ब्रेला यानी एक छत्र के नीचे इसे लाया जाना चाहिए। ये 4 कौन कौन से वर्टिकल कैटेगरी बताइए। एक हॉरिजॉन्टल ये आपका होता है, एक आपका ये वर्टिकल होता, तो लैपिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी अगर ये 4 क्या हो जाएंगे, आपका वर्टिकल हो जाएंगे। तो एक में प्रोडक्शन से रिलेटेड, दूसरे में फेस्टिवल से रिलेटेड जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं एक्टिविटीज़ उनको शामिल किया जाए, तीसरा हेरिटेज से और चौथा नॉलेज से। तो ये 4 बताए हैं, प्रोडक्शन, फेस्टिवल, हेरिटेज और आपका नॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए। और 4 ये वर्टिकल में बताया, सारा कुछ समाहित कर दिया जाना चाहिए। जैसे आपका विभिन्न यानी इंस्टीट्यूट हैं, उनके कार्यों भी जो आपका ओवरलैपिंग होती, वो ओवरलैप की समस्या समाप्त हो जाना हो जाएगी। इसके अलावा रिकमेंड किया है एक कमेटी ने कि फिल्म प्रमोशन फंड का क्रिएशन किया जाना चाहिए, जो फंडिंग करेगा स्वतंत्र रूप से फिल्म मेकर्स को, और जो कमर्शियल फिल्म हैं उनको बनाने के लिए ये पैसा फंडिंग उसी के माध्यम से, किसका, फिल्म प्रमोशन फंड के माध्यम से फंडिंग की जानी चाहिए, फिल्म प्रमोशन फंड, ये ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ अन्य वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। गायत्री आई कुमार, ये महिला हैं, इनको हाई कमिश्नर उच्चायुक्त बना दिया गया, कहाँ, ब्रिटेन या यूके का, और ये 1986 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं। और ये रुचि घनश्याम का स्थान लेंगी ये, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला देख लेते हैं और क्या इम्पॉर्टेंट है, तो स्पाइक मैके आपका काम का है, क्योंकि अभी इसका नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो जब भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसी भी सम्मेलन स्कीम या कुछ भी आपका उद्घाटन होता, तो वह हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फुल फॉर्म समझ लेते हैं, स्पाइक मैके की फुल फॉर्म क्या है, तो सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर एमंगस्ट यूथ, इसकी फुल फॉर्म है।
अब समझ लेते हैं क्या, तो यह वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक यूथ नवयुवकों का आंदोलन है, जो कि इंटेंजिबल, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन महसूस कर सकते हो, ऐसे इंडियन कल्चर हेरिटेज के पहलुओं को प्रमोट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, फोक म्यूजिक हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, क्राफ्ट्स हो गया, अदर इसी प्रकार के अन्य भारतीय कल्चर से रिलेटेड पहलुओं को ये संरक्षित व प्रोत्साहित करता है। और इसकी स्थापना कब? 1977 में IIT दिल्ली में इसकी स्थापना डॉक्टर किरण सेठ के द्वारा की जाती है। स्पाइक तो मैं के पूछा जा सकता है, क्लियर हो गया होगा। अन्य कुछ देखते हैं, अल्ट्रा स्वच्छ ये है क्या? तो अभी कोविड-19 का प्रभाव क्या है? काफ़ी व्यापक स्तर पे अभी भी व्याप्त है। तो इसी कोविड-19 को फास्ट वे में यानी डिसइंफेक्ट करने के लिए एक यूनिट का विकास किया गया। उसी यूनिट का नाम क्या रखा गया? अल्ट्रा स्वच्छ रखा गया। तो ये डिसइंफेक्शन यूनिट है। पूछा जाए अल्ट्रा स्वच्छ क्या है, तो डिसइंफेक्शन यूनिट है। और इसका डेवलपमेंट किसका किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो DRDO के द्वारा किया गया है। बात यहाँ DRDO की आए तो DRDO जानते हो, पीछे डिटेल में डिस्कस किए। DRDO की स्थापना 1958 में की जाती है। आगे जान लेते हैं कि म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, सिंगर वाजिद खान का अभी कोविड-19 के कारण इनका क्या हो गई? डेथ हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता, वाजिद खान का संबंध किससे है? तो ये सिंगर भी थे, म्यूजिक कंपोजर व डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के पूछे जा सकते। अगला देख लेते हैं, रोजगार सेतु ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे अपने यहाँ जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु ऐप लॉन्च किया गया। और मध्य प्रदेश के द्वारा कई अन्य करंट में घटनाएं या अन्य ऐप लॉन्च किए गए, वो आपको पता होना चाहिए। तो अन्य अमृत जीवनी आपका स्कीम ये सब आपका डिस्कस कर चुके हैं पीछे। तो इसके अलावा बहुत सारी MP को पूरा हमने कवर कर लिया है और कई पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। अगला अभी आपने देखा कि जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक आपका क्या थे यानी अश्वेत थे, इनका अमेरिका में एक सिपाही के द्वारा गले पर पैर रखने से काफ़ी देर तक यानी इनकी डेथ हो गई। फिर वहाँ पर एक आपका उग्र रूप यानी वहाँ के लोगों के द्वारा उग्र रूप धारण कर लिया गया और काफ़ी वाशिंगटन DC सहित 40 शहरों में यानी हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, जिससे कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। तो इसी संबंध में हमने कहा था कि अभी हाल ही में हुआ क्या, तो वहाँ एक आपका संगठन चर्चा में आया है, इसी को एंटीफा कहा जाता। एंटीफा तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ANTI से एंटी फासिज्म का इसी को कहा जाता एंटी फासिज्म। तो एंटी फासिज्म क्या है? तो एंटी फासिज्म जो फांसीवाद जानते हो, नाजीवाद, जर्मनी में नाजीवाद व फांसीवाद आपका आया था तो आपका इटली में, तो ये सब इनके बारे में जानते हो। तो इसी के एंटी फासिज्म ये आपका है। इसमें कई ग्रुप इसमें शामिल हैं, तो इसी को कहा गया अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया कि इसे क्या टेररिस्ट ग्रुप में डालने की आवश्यकता है, महसूस की जा रही। तो ये पूछा जा सकता एंटीफा ये क्यों चर्चा में रहा, ये है क्या। अगला जब देख लेते हैं कि अन्य कुछ वन लाइनर टाइप के पाकिस्तान के द्वारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इससे आप देखते हो CPEC गुजर रहा, यानी इसी को क्या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता। तो इसी पर यानी इसी के तहत CPEC के तहत 1124 मेगावाट की एक आपका झेलम नदी पर, ध्यान दीजिएगा, झेलम नदी पर कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी पर पाकिस्तान ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, जो कि किसके द्वारा विकसित की जाएगी? चाइना के द्वारा। और यह झेलम नदी पर है। नाम क्या है? कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कोहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी कितनी है? 1124
मेगावाट की तो पूछा जा सकता। भारत के लिए क्या विरोध का पॉइंट, क्योंकि एक विवादित क्षेत्र पीओके से होकर ये आपका पाकिस्तान जो आपका CPEC है वो आपका गुजर रहा, और दूसरी बात ये आपका वहीं पर स्थित किया जाएगा। कौन सा, तो आपका नाम बताई दिए, कोयला हाइड्रो पावर। आगे देख लेते हैं। 3 जून है, तो 3 जून को आप सभी लोग जानते हो कि कौन सा विश्व बाईसाइकिल डे, विश्व बाईसाइकिल दिवस मनाया जाता। और यह चूँकि नया है, तीसरी बार ये मनाया जा रहा है, तीसरी बार। तो ये 2020 में पहली बार ये आपका इसका डिक्लेरेशन कब हुआ था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2018 में पहली बार आपका क्या इसका 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाए जाने का क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था। और तभी से हर साल 3 जून को हम वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाते। अगर लोगों की बात करें तो लोगों #June 3 वर्ल्ड बाईसाइकिल डे यानी ये बनाया गया। और इसका किसने इसको डिज़ाइन किया है, तो इसाक फेल्ड और इनकी सहायता किए हैं प्रोफेसर जॉन स्वॉनसन के माध्यम से इसका डेवलपमेंट हुआ है। अगला देख लेते हैं। सेबी के द्वारा गठित एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप था, उसने जो NGO होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बॉन्ड इश्यू करके सीधे सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की अनुमति देने की सिफारिश की है। तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर कार्यकारी समूह का गठन सेबी के द्वारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन यानी थे, तो इशरात हुसैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इशरात हुसैन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। सिफारिशें क्या की हैं, हम सिफारिशों की बात कर लेते। इन्होंने कहा जो NGO होते हैं इनको सीधे बॉन्ड जारी करने की परमिशन दी जानी चाहिए, और इसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में इनको यानी लिस्टिंग कर सकते हैं। तो NGO जो बॉन्ड सीधे जारी करेंगे उसको सोशल स्टॉक एक्सचेंज के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। और दूसरा कहा कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत कुछ मौजूदा तंत्रों जैसे सोशल वेंचर फंड समेत विभिन्न फंडिंग तंत्रों की सिफारिश भी की है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तहत कुछ अन्य मौजूदा तंत्र सोशल वेंचर फंड के माध्यम से फंडिंग की जानी चाहिए। अगला कहा कि जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज धन कलेक्शन करेगा, धन इकट्ठा करेगा, इसके लिए कम से कम मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी मानक होने चाहिए, यानी कम से कम रिपोर्टिंग मानक बनाए जाने चाहिए। और कहा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कर में जो टैक्स है उसमें भी रियायत देनी चाहिए। और सिफारिश की है कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो लगता है वह कैपिटल गेन टैक्स लगता, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स व कैपिटल गेन टैक्स दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा फिलैंथ्रोपिक जो परोपकारी दान करता हैं इनको 100% की छूट दी जानी चाहिए टैक्स के मामले में। इसके अलावा इन्होंने और क्या बात कही, तो इन्होंने कहा कि कुछ जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत NGO लिस्टिंग हैं और लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो विकसित किए गए या उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो उनको भी अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन उनके जो रिपोर्टिंग मानक है अधिक सख्त व अधिक अनुपालन करने के लिए अधिक सख्त किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार आज का ये डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।